हेलो एंड वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स चैनल। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है और ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी अर्थात प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये आज तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म कर देंगे। और इन एमसीक्यू को हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं कि आंसर बता दिया, बस आंसर को टिक करा दिया और आगे बढ़ गए, नहीं, हम हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिससे कि आपको चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े, क्योंकि केवल तुक्केबाजी से रटने का कोई फायदा नहीं है। आप चीजों को अच्छी प्रकार से समझें। और साथ ही साथ ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, तो अब आपके सामने लैंग्वेज का बैरियर तो है नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, ये जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं और आने की संभावनाएं हैं। और इससे पहले एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी की हम 2 क्लासेस कर चुके हैं जिनमें हमने यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया है। जो हमारी क्लास नंबर 1 थी उस क्लास नंबर 1 में हमने किया इतिहास का अर्थ और परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की प्रकृति नेचर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास कला एवं विज्ञान के रूप में, और इतिहास का क्षेत्र स्कोप ऑफ हिस्ट्री। और देखिए ये चीजें करानी मुझे इसलिए जरूरी थी, जब हम किसी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट देखने को मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से लॉन्ग में ना आए क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में तो मैंने पिछले कुछ वर्षों में काफी क्वेश्चन देखे हैं यहाँ से। इसके बाद हुई थी क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 2 में हमने यूनिट 1 के एमसीक्यू किए थे। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने ये नहीं देखी है तो इनको भी जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको यूनिट वाइज सिलेबस को कवर करते जाना है, आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते, तो आप इन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। यहाँ पहली वीडियो में मैंने सिलेबस बताया था, सिलेबस को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अब वहां पर मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम क्लासेस करने ही वाले हैं, तो अच्छी प्रकार से हम क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। सिलेबस तो इसलिए बताना होता है कि पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। चलिए, तो अब इंट्रोडक्शन करते हैं खत्म और अब आते हैं सीधा क्लास। तो क्लास नंबर 2 से आगे अगला क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक हिंदू पॉलिटी? ऑप्शंस आर केपी जायसवाल, जदुनाथ सरकार, रोमिला थापर या आरसी मजूमदार। तो ये हिंदू पॉलिटी काफी फेमस बुक है और हिंदू पॉलिटी नामक प्रसिद्ध और मौलिक कृति का मतलब होता है मूल रूप से, ओरिजिनली। इसके लेखक डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल यानी केपी जायसवाल हैं। और ये पुस्तक प्राचीन भारत में अर्थात एंशिएंट इंडिया में गणतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं, रिपब्लिक्स को पढ़ने के लिए और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये जो बुक है हिंदू पॉलिटी, ये हिंदू पॉलिटी बुक बेस्ड है गणतंत्र के ऊपर, रिपब्लिक के ऊपर और राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केपी जायसवाल और इनका पूरा नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक मानी जाती है? द पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज इज कंसीडर्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम व्हेन टू व्हेन? पहला ऑप्शन है 14,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, 17,000 ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक, या 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, या 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक। अब देखिए इसका सही उत्तर तो हो जाएगा 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक, यानी 10,000 BC से 7,000 BC। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कुछ अच्छी प्रकार से समझना भी पड़ेगा। और उसे समझाने से पहले एक बात और मैं बता दूं, आपको मॉडल में इसका आंसर 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मिल जाएगा। तो उसी के कंफ्यूजन को मैं अब यहाँ दूर करने वाला हूँ। आइए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भारतीय इतिहास में जो पाषाण काल है, जो पत्थर का युग है, उसको 3 भागों में बांट रखा है हमने। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, जिसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। और तीसरा है नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये चीज आपने समझ ली तो आपको डेट से रिलेटेड, तिथियों से संबंधित डाउट आज खत्म हो जाएगा। और अभी मैं आपको एडी और बीसी यानी ईस्वी पूर्व और ईस्वी, ये सब चीजें क्या होती हैं इसे भी समझाने वाला हूं। बहुत आराम से माइंड को फोकस करके समझिए। देखिए भारतीय इतिहास में जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। पाषाण यानी पत्थर, स्टोन एज को 3 पार्ट में हम बांट करके चलते हैं। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। अब इस पूरा पाषाण काल का जो टाइम माना जाता है वो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, या बहुत से इतिहासकारों के अनुसार 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है पूरा पाषाण काल का टाइम, यानी पैलियोलिथिक एज का टाइम। अभी आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ईस्वी पूर्व वाली कहानी में अभी क्लियर कर दूंगा थोड़ी ही देर में। मध्य पाषाण काल का टाइम माना जाता है 12,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक, या 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक, या 6,000 ईस्वी पूर्व तक। और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड का टाइम माना जाता है 6,000 ईस्वी पूर्व से
1000 ईस्वी पूर्व तक। अब आपके माइंड में यहाँ कंफ्यूजन हो गया होगा, कहीं 20 लाख है, कहीं 5 लाख है, कहीं 7000 है, कहीं 6000 है। पहले तो एक बात समझिए, सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप एक बात अच्छी प्रकार से दिमाग में रख लीजिएगा, समय की जो ये अवधियां हैं ये लगभग में है, अप्रोक्सीमेटली हैं, और अलग अलग क्षेत्रों जैसे साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में और अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि सभी इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं, अपने अलग अलग तथ्य हैं। अब बात समझिए ध्यान से, पूरा पाषाण काल का जो टाइम माना जाता है वो या तो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, या आप ये कह लीजिए कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। कुछ इतिहासकारों ने इसका टाइम 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना है और कुछ ने 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक माना। अब आते हैं मध्य पाषाण काल पे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, जब 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल हो गया तो फिर 12,000 बीसी से ये कैसे शुरू हो गया? तो भाई एक बात समझो ध्यान से, देखिए ऐसा नहीं होता कि 10,000 ईस्वी पूर्व कोई दिन आया कि हाँ आज पूरा पाषाण काल खत्म, आज से हो गया मध्य पाषाण काल। ऐसा नहीं होता भाई, ये तो समय का विभाजन है, एकदम से थोड़ा ना बदलाव हो जाता है। और ये समय का विभाजन तो हमने उस समय के जो हमें अवशेष मिले हैं, जो फोसिल समय प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हमने डिवाइड किया है। भाई उस समय का मानव थोड़ी ना कहता था कि हम पूरा पाषाण काल के मानव हैं। ये तो इतिहासकारों ने बाद में अध्ययन को आसान बनाने के लिए, पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इतिहास के समय काल को बांट दिया। तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि आज पूरा पाषाण काल खत्म और कल से लग गया भाई मध्य पाषाण काल, ऐसा तो होगा नहीं। ये एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यू होने वाला बदलाव है, और ये एक दिन में नहीं होता। तो इसीलिए जो मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है वो ये माना जाता है कि लगभग 12,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 या 6,000 ईस्वी पूर्व तक रहा मध्य पाषाण काल का समय। या आप ये कह सकते हैं कि 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व या 6,000 ईस्वी पूर्व तक रहा मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल का समय। और नवपाषाण काल का समय कब से कब तक रहा? तो नियोलिथिक पीरियड रहा 6,000 ईस्वी पूर्व यानी 6,000 बीसी से 1,000 बीसी यानी 1,000 ईस्वी पूर्व तक। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा पाषाण काल के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं आपको एक बात और समझा दूं, यदि ऑप्शंस में मिल जाए कि 50 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, तो भी वो सही हो जाएगा पूरा पाषाण काल के संदर्भ में। भाई यदि आपको और कोई ऑप्शन ना मिले और यहां पर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि पूरा पाषाण काल का समय है 50 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व, तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने वो समय भी बताया है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको स्मार्टली आंसर देना है। डेट के लिए हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है, वरना जब आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग तिथियां मिल जाएंगी। कहीं कोई पूरा पाषाण काल को अनंत काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक बता रहा होगा, कोई 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक बता रहा होगा, और इसके अलावा भी और बहुत सारी अवधियां मिल जाएंगी। लेकिन मैंने आपके सामने जो तिथियां लिखी हैं, जो अवधियां लिखी हैं, ये वो अवधियां हैं जिनको ज्यादातर इतिहासकारों ने माना है। तो अब उस ऑप्शन पर ध्यान दीजिए जो मैंने कहा था कि मॉडल में आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन है 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ये आंसर आपको मॉडल पेपर में मिल जाता है, लेकिन ये इसका बहुत सही उत्तर नहीं है, ये बेस्ट आंसर नहीं है। इसका बेस्ट आंसर होगा 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक। माना कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत 12,000 ईस्वी पूर्व से भी कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन ये 2000 वर्षों के बीच की जो अवधि है ये केवल एक संक्रमण काल है। संक्रमण समझो, ट्रांजिशन पीरियड, बदलाव का पीरियड है, जहां मानव पूरा पाषाण संस्कृति से मध्य पाषाण संस्कृति की तरफ बढ़ रहा था। ये मात्र एक ट्रांजिशन पीरियड है, ये पूर्ण रूप से मध्य पाषाण युग नहीं है। ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है, ट्रांजिशन वाला पीरियड है। तो इसका बेस्ट आंसर तो ये होगा 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समय की इन अवधियों की बात, इस टाइम पीरियड की बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, और ये बात भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि जैसे यहाँ पर 12,000 या 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 7,000 या 6,000 ईस्वी पूर्व तक लिखा हुआ है, तो ये जो टाइम होता है ना, जो ये ओवरलैप हो रहा है, ये होता है ट्रांजिशनल पीरियड। भाई इसके संबंध में आप एक बात सीधी सीधी सोचो, जैसे पूरा पाषाण काल का मानव था, तो पूरा पाषाण का जो मनुष्य था वो घुमक्कड़ था, घुमंतु था, इधर उधर घूमता रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था। यहां हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक पीरियड के मानव की। और शिकार करके अपने भोजन का संग्रह करता था, इकट्ठा करता था, शिकार करके अपना भोजन करता था। कहने का मतलब हंटिंग यानी शिकार ही उसके जीवन का आधार था पैलियोलिथिक पीरियड के यानी पूरा पाषाण काल के मानव का। और पूरा पाषाण काल के समय के जो हथियार थे वो बड़े होते थे और मोटे होते थे। और आग के आविष्कार का प्रयोग यानी जब मानव ने 2 पत्थरों को रगड़ के आग के आविष्कार करने का प्रयोग किया, वो इसी पूरा पाषाण काल में हुआ। फिर धीरे धीरे मानव ने जब माइक्रोलिथ यानी छोटे आकार के पत्थर के औजारों का यूज करना शुरू कर दिया। पूरा पाषाण काल में तो वो मोटे पत्थरों का यूज करता था हथियारों में, लेकिन जब मानव ने छोटे आकार के पत्थरों के औजार यूज करना शुरू कर दिए तो वह काल रहा मध्य पाषाण काल का। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही दिन में मानव ने मोटे पत्थरों से एकदम अगले दिन नुकीले पत्थरों के औजार बना दिए हों।
भाई एक समय लगता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। और जहां पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करता था, इस मध्य पाषाण काल में आते आते इंसान ने शिकार के साथ मछली पकड़ना, कृषि करना, लेकिन बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज में, पूर्ण रूप से नहीं। और इसके साथ साथ पशुपालन भी स्टार्ट हो गया। तो जब मानव ने ये कार्य करने शुरू कर दिए तो उस समय को मध्य पाषाण काल कह दिया गया। फिर जब कृषि का और पशुपालन का डेवलपमेंट हो गया, वो स्थायी रूप से कृषि करने लगा, तो वो काल कहलाया नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। अब नवपाषाण काल में मानव स्थायी रूप से रहने लगा, परमानेंटली रहने लगा। उसने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए और इस काल में जो औजार होते थे वो चिकने और घिसे हुए पत्थरों के होते थे। तो कहने का मतलब मानव के कार्यों के आधार पर, मानव के डेवलपमेंट के आधार पर ही हमने इन कालों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है। मैं इसमें समय इसलिए लगा रहा हूं जिससे कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपका डाउट खत्म कर देगा ये एडी और बीसी से रिलेटेड। ये ईसवी पूर्व क्या होता है, ये ईसवी क्या होता है। मेरे कहने का मतलब यदि आपको भी डेट, तिथियों या अवधियों में कंफ्यूजन होता है तो आज के बाद वो नहीं होगा। ऐसी चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से और फोकस करके समझिएगा। अब देखिए, यदि आपको समय को समझना है तो समय को समझने के लिए आपको एक टाइमलाइन लेनी पड़ेगी। तो हमने ले ली यहां पर एक लाइन, और अब इस टाइमलाइन को कर दिया हमने बीच से डिवाइड। और हमने डिवाइड किसके द्वारा किया? ईसा मसीह के जन्म के द्वारा। जहां से जन्म होता है ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का, वहीं से हमने इस टाइमलाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और वो 2 हिस्से कौन से हो गए? एक हिस्सा तो हो गया ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय, इधर वाला। और इधर वाला हिस्सा हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। एक बार फिर ध्यान से समझिए, हमने एक टाइमलाइन ली और उस टाइमलाइन में हमने एक पॉइंट ले लिया बीचों बीच, और वो बीचों बीच वाला पॉइंट था ईसा मसीह का जन्म, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जो इधर वाला हिस्सा होगा वो तो होगा ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और इधर वाला जो है ये होगा ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय होगा उसको हम कहेंगे बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में हम कहते हैं ईसा पूर्व, या संक्षेप में एब्रिविएशन में हम इसको इस तरह से शॉर्ट में लिख देते हैं। और इस तरफ का जो समय होगा वो होगा एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, या कह सकते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि जो ये टाइमलाइन है इसमें ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ वहीं से माना जाता है 1 एडी यानी सन 1, वर्ष 1 ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है। यहीं से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात समझ में आ रही है। अब इस 1 से आगे फिर क्या आएगा? 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे टाइम बढ़ता जाएगा। भाई वर्ष 1 को, 1 ईस्वी को यानी 1 एडी को जन्म होता है ईसा मसीह का, वहीं से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। और इस 1 ईस्वी से शुरू होने वाले जितने भी समय है ये सब एडी हैं, और इससे पहले जितना भी समय है वो सब बीसी है। अब सीधी सी बात है, टाइमलाइन कैसे चलती है? 1, 2, 3, 4 इस तरह चलता जाएगा, और फिर इसी तरह चलते चलते एक वर्ष आएगा 319 ईस्वी। तो इस 319 ईस्वी में क्या खास है? खास ये है कि यहीं से शुरुआत होती है गुप्त वंश की, गुप्त डायनेस्टी की। मैं एग्जांपल भी वो ले रहा हूं जो आपके सिलेबस में होंगे। भाई ऐसे ही वर्ष 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3, 4 ऐसे करते करते कभी 100 आया होगा, फिर 200, फिर 300, और इसी तरह आ गया 319, और यहीं से शुरुआत होती है गुप्त वंश की। फिर ऐसे करते फिर 400, 500 इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे होंगे। फिर एक और वर्ष है 1175 ईस्वी, और इस 1175 ईस्वी में क्या घटना हुई? 1175 ईस्वी में ही मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ भारत के ऊपर। गोरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में अटैक किया। देखिए, लेने को तो मैं और भी एग्जांपल ले सकता था, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं एग्जांपल भी ऐसे ऐसे ले रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। और फिर इसी तरह हम आगे चलते रहे। फिर आता है वर्ष 1947 जिसमें हम हो जाते हैं स्वतंत्र, और इसी तरह समय चलता रहता है। फिर आता है सन 2000, फिर 2025, 2026, 27, 28, 29 इस तरह से समय चलता जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड है एडी यानी ईस्वी। अर्थात यदि कोई घटना 300 ईस्वी में हुई है तो वो अब से लगभग 1700 साल पहले हुई है। भाई यदि हम 2000 वर्ष अब मान के चलें, हम एग्जैक्टली 2025-26 नहीं ले रहे, आप राउंड ऑफ करके 2000 वर्ष ही मान लीजिए, तो यदि कोई घटना 300 ईस्वी में हुई है तो वो अब से लगभग 1700 साल पहले की घटना है। इसी तरह यदि कोई घटना 1000 ईस्वी में हुई है तो वो अब से लगभग 1000 साल पहले की घटना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एडी की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बीसी की। तो जैसे आपने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ी होगी तो वहां पर 1 के इधर 0 आता है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी वर्ष 0 नहीं होता, ईयर कोई भी 0 नहीं होता, 0 ईयर कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ ईयर है सीधा पहला जो है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। अब यदि आप इससे पीछे जाएंगे तो वो होगा 1 बीसी, उसको आप -1 ईयर नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे 1 बीसी। अर्थात 1 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1 वर्ष पहले का समय। फिर और 1 साल पीछे जाओगे तो आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करते करते आप पहुंच जाओगे 100 बीसी पर। तो 100 बीसी का मतलब क्या होगा? ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले का समय। वो यहां से काउंट होता
होता है यहाँ से, बीसी यहाँ से काउंट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब जब हम कह रहे होते हैं ना 100 बीसी, तो 100 बीसी का मतलब ये है 2000 साल तो ये हो गई और 100 साल यहां पर हो गई, यानी अब से लगभग 2100 साल पहले की बात है। और इस प्रकार जैसे आप इस टाइमलाइन पे और आगे जाते जाओगे 100, 200, 300 इस तरह से टाइमलाइन आगे बढ़ती जाएगी। भाई यहां पर है 1 ईस्वी, 1 एडी, इधर जाओगे 1 साल पहले तो आ जाएगा 1 ईस्वी पूर्व, उसको आप कहोगे 1 बीसी। फिर और आप आगे जाओगे ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते करते आप जाओगे। फिर एक समय आएगा 322 ईस्वी पूर्व, और 322 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था? मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऐसे ही आप फिर और पीछे की तरफ जाते जाओगे 500, 1000, 1500, 2000, 2500, और 2500 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रकाश में आई, सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम को यदि आप आज से देखने का प्रयास करते हो तो लगभग 2000 वर्ष तो ये हो गए और 2500 साल ये हो गए, तो कुल मिला के ये आज से 4500 साल पहले की बात है। भाई देखिए 1 से लेकर के लगभग 2000 साल तो ये हो गए, और ये 1 से भी 2500 साल पहले की बात है। कहने का मतलब लगभग 4500 साल पहले की बात है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छी प्रकार से समझ में आ रही है। और ठीक इससे पहले और पीछे की तरफ जाइए तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि इससे पहले रहा नवपाषाण काल, जो 6000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर और इससे पीछे जाइए तो मध्यपाषाण काल, जो 12000 या 10000 ईस्वी पूर्व से 7000 या 6000 ईस्वी पूर्व तक। फिर और इससे पीछे जाओगे तो पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख या 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको टाइम वाली चीज समझ में आ गई। तो अब यदि आपसे कोई कहेगा कि यह घटना 500 ईस्वी पूर्व हुई, तो आप एकदम समझ जाओगे कि 500 ईस्वी पूर्व का मतलब है कि सन 1 से भी 500 साल पहले की बात है। यदि आपसे कहा जा रहा है कि कोई घटना 700 ईस्वी में हुई, तो ईस्वी का मतलब है कि सन 700 की बात चल रही है। जब ईस्वी की बात होगी तो एडी की बात, यानी इस समय की बात है, और जब ईस्वी पूर्व की बात होगी तो 1 एडी से भी पहले के समय की बात है। आई होप आपने ये अच्छी प्रकार से समझ लिया है। तो देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि ये केवल एमसीक्यू की क्लास नहीं है, इसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलहण की प्रसिद्ध कृति का नाम है अर्थशास्त्र, रासमाला, राजतरंगिणी या हर्षचरित। व्हाट इज द नेम ऑफ कलहन्स फेमस वर्क? तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा राजतरंगिणी। कलहण की जो फेमस कृति है, जो उसकी फेमस रचना है, उसका नाम है राजतरंगिणी। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी। जो कलहण थे ये 12वीं शताब्दी है, यानी सन 1100 से लेकर के 1200 के बीच की बात हो रही है। ये 12वीं शताब्दी ईस्वी के एक कश्मीरी इतिहासकार, कवि और लेखक थे। अब देखिए जैसे यहां पर आया 12 शताब्दी ईस्वी, पूर्व नहीं आया, तो यदि यहां पर केवल 12 शताब्दी ईस्वी आया है तो यानी वर्ष 1200 की बात हो रही है। जैसे अभी 21वीं शताब्दी ईस्वी चल रहा है, यानी सन 2000 से लेकर के 2100 के बीच का समय। तो ऐसे यहां पर लिखा हुआ है 12वीं शताब्दी ईस्वी, यानी 1100 से लेकर के 1200 के बीच का समय। और यदि यहां पर पूर्व लिखा रहता तो फिर सन 1 से भी पीछे चले जाओ, यानी 1100 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व पीछे की तरफ, वर्ष 1 से भी पीछे। तो अब आपको ये तिथि या डेट से संबंधित डाउट होना नहीं चाहिए। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का समय। तो ये कलहण 12वीं शताब्दी ईस्वी के एक कश्मीरी इतिहासकार थे, कश्मीरी हिस्टोरियन थे, कवि यानी पोएट थे और राइटर थे। कलहण वाज अ कश्मीरी हिस्टोरियन, पोएट एंड राइटर ऑफ द 12th सेंचुरी एडी। और ये अपने विश्व विख्यात संस्कृत के ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। ये जो राजतरंगिणी है, ये इनका वर्ल्ड रिनाउंड संस्कृत टेक्स्ट है, विश्व विख्यात संस्कृत ग्रंथ है। और इस राजतरंगिणी से हमें क्या पता चलता है? इस राजतरंगिणी में हमें मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। द राजतरंगिणी प्राइमरली डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन थे, जैसे अर्थशास्त्र, इसके लेखक हैं कौटिल्य, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट और रासमाला के लेखक हैं अलेक्जेंडर फोर्ब्स। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3000 ईस्वी पूर्व, यानी अप्रोक्सीमेटली 3000 बीसी। और अब जैसे ही बीसी आ रहा है तो आपको टाइम समझ में आ रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 3000 साल पहले। आइए इसके बारे में बस समझ लेते हैं, महापाषाण क्या है, मेगालिथ कहते हैं किसे हैं। तो महापाषाण संस्कृति की शुरुआत लगभग 3000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। द बिगिनिंग ऑफ द मेगालिथ कल्चर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अराउंड 3000 बीसी। अब इस महापाषाण शब्द को ध्यान से देखिए, ये बना है महा प्लस पाषाण से, जहां महा का मतलब तो होता है बड़ा यानी विशाल, मेगा का मतलब होता है बिग यानी जायंट या मैसिव,
और पाषाण यानी लिथ का मतलब होता है पत्थर यानी स्टोन। अर्थात महापाषाण का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर। महापाषाण विशाल आकार के पत्थर होते थे, बड़े आकार के पत्थर होते थे। और इनका यूज क्या होता था, इन्हें प्राचीन काल में स्मारक यानी मोन्यूमेंट या किसी की कब्र या समाधि पर या धार्मिक स्थल को बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और महापाषाण का सबसे ज्यादा प्रयोग नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिला। जो ये महापाषाण यानी विशाल आकार के पत्थर होते थे, इनका यूज होता था मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए, या ये किसी ग्रेव कबर या किसी के मकबरे यानी टॉम्स पर रख दिए जाते थे, या कोई धार्मिक स्थल बनाया जा रहा हो, कोई रिलीजियस साइट बनाई जा रही हो, वहां पर इनका प्रयोग होता था। लेकिन इनका विशेष रूप से जो प्रयोग होता था वो होता था दफनाने की प्रथा में, डेड बॉडी को बरी करने की प्रैक्टिस में। देखिए वास्तव में होता क्या था, लोग अपने मृतकों को जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनको मिट्टी के बर्तनों, भोजन और हथियारों के साथ महापाषाणों के नीचे दबाते थे। तो उस समय जब किसी की मृत्यु हो जाया करती थी तो उसके साथ, उसके मृतक शरीर के साथ वो रखते थे मिट्टी के बर्तन, भोजन और हथियार, और फिर उसके ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। तो महापाषाणों का विशेष रूप से प्रयोग इस कार्य में होता था। और एक और महत्वपूर्ण बात, महापाषाण के कई प्रकार होते हैं, जैसे डोलमेन, मेनहिर, कर्ण, रॉक कट चैम्बर और संगोरा व्रत। ये जो डोलमेन होता था, डोलमेन कुछ इस प्रकार का होता था, 4 खड़े पत्थर होते थे और उनके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता। तो इस संरचना को कहते थे, इस स्ट्रक्चर को कहते थे डोलमेन। देखिए इनको जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे मत सोचने लगना कि ये क्या पढ़ने लग गए। और एक बार देख भी लो कि क्वेश्चन कैसा आ चुका है यहाँ से। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? संगोरा व्रत, मेनहिर, डोलमेन या शैलकृत गुफाएं। इसीलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। तो अब आगे आता है मेनहिर। ये क्या होता था? ये जमीन में गड़ा हुआ एक सीधा विशाल पत्थर होता था, ह्यूज स्ट्रेट एंड स्टैंडिंग स्टोन इरेक्टेड इनटू द ग्राउंड। इसके बाद आता है कर्ण। कर्ण होता था पत्थरों का ढेर, ए हीप ऑफ माउंड और हीप ऑफ स्टोन्स। फिर आता है रॉक कट चैम्बर। ये होता था चट्टान काटकर बनाई गई कब्र, ए टोम्ब या ए ग्रेव क्रिएटेड बाय कटिंग इनटू अ नेचुरल रॉक। और फिर आता है संगोरा व्रत, यानी बड़े बड़े पत्थरों को गोल घेरों में खड़ा करके बनाई गई कब्र, ए ग्रेव क्रिएटेड बाय स्टैंडिंग लार्ज स्टोन्स इन सर्कुलर एनक्लोजर। बड़े बड़े पत्थरों को गोल घेरों में खड़ा कर देते थे और उससे कब्र बनाते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा, संगोरा व्रत। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। तो वो किसमें किया जाता था? संगोरा व्रत में, यानी स्टोन सर्कल में। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? Who wrote the book The Indian War of Independence 1857? ऑप्शंस हैं आर.एस. शर्मा, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार या विपिन चंद्र। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा वी.डी. सावरकर। लेकिन आइए अच्छी प्रकार से इसके बारे में समझते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस पुस्तक के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर यानी वी.डी. सावरकर। और ये बुक पहली बार 1909 में प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई। और इस बुक में वी.डी. सावरकर ने 1857 का जो रिवोल्ट था उसको केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं, 1857 का जो रिवोल्ट था उसको उन्होंने केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं, केवल एक सिपोई म्यूटिनी नहीं, बल्कि भारत का पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम करार दिया, इंडियाज फर्स्ट प्लैन्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो बुक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये मूल रूप से ओरिजिनली मराठी में लिखी गई थी। इसको ओरिजिनली मराठी भाषा में लिखा गया था। 1909 में यानी 1909 में इसका ट्रांसलेशन हुआ था हिंदी में। और जिस टाइम पर वीर सावरकर ने ये बुक लिखी थी उस टाइम पर वे लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। और इस बुक में सावरकर ने 1857 की घटना को, जिसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने सिपाही विद्रोह बताया था, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। भाई ब्रिटिश इतिहासकारों ने तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह बताया, लेकिन सावरकर ने इस बात को खारिज किया और उन्होंने कहा कि ये विद्रोह नहीं, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। अब वीर सावरकर की इसी बात का खंडन किया एक और इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आर.सी. मजूमदार ने अपनी एक और पुस्तक लिखी। आर.सी. मजूमदार ने एक पुस्तक लिख दी, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसमें उन्होंने वीर सावरकर का जो मत था, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको चुनौती दी और ये तर्क दिया, उन्होंने ये आर्गुमेंट दी आर.सी. मजूमदार ने कि 1857 का विद्रोह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। द 1857 रिवोल्ट वॉज नॉट द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार का यह मानना था, इनका पूरा नाम था रमेश चंद्र मजूमदार, इनका यह मानना था कि 1857 में विद्रोह करने वाले नेताओं और सैनिकों का जो पहला उद्देश्य है, जो उनका प्राइमरी पर्पस है, वो केवल अपने स्वयं के हितों की रक्षा करना है, टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट्स,
न कि एक अखंड भारतीय राष्ट्र की स्थापना करना, नॉट टू एस्टेब्लिश ए यूनिफाइड इंडियन नेशन। आरसी मजूमदार ने यह कहा कि देखिए 1857 ईस्वी का जो ये सैनिक विद्रोह हुआ, इसका उद्देश्य किसी अखंड भारतीय राष्ट्र की स्थापना करना नहीं था, बल्कि इसका सबसे पहला उद्देश्य तो था अपने स्वयं के हितों की रक्षा करना। और इसी में आगे उन्होंने बताया कि यह विद्रोह धार्मिक भावनाओं और अपने वेतन भत्तों की वजह से किया जा रहा है, न कि भारत की स्वतंत्रता के लिए। अब ये धार्मिक भावनाओं वाली बात कुछ इस तरह से थी कि सैनिकों की एक छावनी में यह ऑर्डर पास किया गया कि चर्बी से बने कारतूसों को मुख से खोलना है, गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से खोलना है। और दूसरा, वेतन भत्ते यानी उनकी सैलरी और अलाउंसेस ये बढ़ाए जाएं। ये विद्रोह इसके लिए था, ऐसा मत है आरसी मजूमदार का। इसीलिए उन्होंने इसको कहा कि सैनिकों का पहला उद्देश्य अपने स्वयं के हितों की रक्षा करना है, न कि एक अखंड भारतीय राष्ट्र की स्थापना करना। और ये आरसी मजूमदार 20वीं शताब्दी के, सदी का मतलब शताब्दी ही होता है, और 20वीं शताब्दी का मतलब वर्ष 1900 से लेकर के 2000 के बीच का समय। तो ये 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकारों में से एक थे, और इन्होंने भारतीय इतिहास पर कई ऑफिशियल ग्रंथ लिखे हैं, कई आधिकारिक ग्रंथ लिखे हैं, और इन्हीं की एक बुक का नाम है द स्ट्रगल फॉर एम्पायर। इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में कैटलहुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज वॉज कैटलहुयुक वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज। आइए इस स्थल कैटलहुयुक के बारे में भी समझ लेते हैं। कैटलहुयुक तुर्की और वर्तमान में ये अनातोलिया में पड़ता है, एक विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध नवपाषाण युग का पूरा स्थल। और ये कैटलहुयुक उस समय का सबसे बड़ा और सुरक्षित बसा हुआ गांव था, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिक्योरली सेटल्ड विलेज ऑफ इट्स टाइम। और हम जानते ही हैं कि नवपाषाण काल की पहचान ही खेती की शुरुआत और स्थायी रूप से बसने से होती है। नवपाषाण काल में ही खेती की अच्छी तरह से शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि प्रारंभिक खेती की शुरुआत तो मध्यपाषाण काल में ही शुरू हो गई थी, लेकिन ठीक ठाक से खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, और नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी रूप से बसने लगा। और ये स्थान कैटलहुयुक जो तुर्की में है, इस बदलाव का बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे घरों में रहते थे जिनमें दरवाजे नहीं होते थे। वे अपने घरों में छत के रास्ते ऊपर से प्रवेश करते थे। अर्थात यह जगह हमें बताती है कि किस तरह इंसान शिकार संग्रह करने से आगे बढ़कर, भाई पहले वो शिकार करता था और भोजन का संग्रह करता था, गैदर करता था, यानी पहले वो हंटिंग और गैदरिंग करता था, अब वो उससे आगे बढ़कर खेती करने लगा, बिगिन फार्मिंग, और स्थायी गांवों में रहने लगा, एंड सेटल इन परमानेंट विलेजेस। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल किसकी प्रसिद्ध कृति है? हु इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल? ऑप्शन है मैक्स मूलर, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर और जदुनाथ सरकार। सही उत्तर होगा आरसी मजूमदार। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल भारतीय इतिहास की एक बहुत ही फेमस और एक बड़ी ग्रंथमाला है, वॉल्यूम्स की एक सीरीज है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल इज अ वेरी फेमस एंड एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ वॉल्यूम्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, और ये कुल 11 खंडों में प्रकाशित हुई थी। टोटल 11 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई, और इसका सामान्य संपादन यानी इसके जो एडिटर रहे वो रहे इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार। और इस बुक को प्रकाशित किया गया भारतीय विद्या भवन के द्वारा। ये कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ये भारतीय विद्या भवन कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, ये एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था है, और इसकी स्थापना हुई थी 1938 में डॉक्टर के एम मुंशी ने की थी। और ये डॉक्टर के एम मुंशी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक शिक्षाविद भी थे, यानी एक एजुकेशनिस्ट भी थे। और इस बुक में भारत के इतिहास और संस्कृति का विस्तृत वर्णन है, और कब से कब तक का है ये? प्राचीन काल से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक भारत के इतिहास की और संस्कृति की विवेचना इस बुक में की गई है। और इसे भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव इन इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? Which of the following is also called the Chalcolithic age? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल यानी कोपर स्टोन एज। आइए इसको समझते हैं। ताम्रपाषाण युग को ही चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। चाल्कोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा यानी ग्रीक वर्ड यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। चाल्कोस, जहां चाल्कोस का मतलब है तांबा यानी कोपर, और लिथोस का मतलब पत्थर यानी स्टोन। अर्थात चाल्कोलिथिक युग मतलब ये एक ऐसा संक्रमण काल यानी ट्रांजिशनल पीरियड। संक्रमण काल उसे कहते हैं जब एक सभ्यता विकसित होकर नई चीजों को अपना रही हो। तो जब एक काल के बाद दूसरा काल आता है तो उसी के बीच का जो फेज होता है उसी को संक्रमण काल कहते हैं, वही ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है। तो यह एक ऐसा संक्रमण काल था जो नवपाषाण युग के बाद आया, और इस युग में मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु के रूप में तांबे का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। और यह पहली बार था जब धातु का प्रयोग किया गया। तो मानव द्वारा सबसे पहली धातु जो प्रयोग की गई कौन सी थी? तांबा। द चाल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड द कोपर स्टोन एज। द वर्ड चाल्कोलिथिक इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। चाल्कोस मीन्स कॉपर,
लिथोस मीन्स स्टोन, एंड दिस वाज अ ट्रांजिशनल पीरियड दैट फॉलोड द न्यूलिथिक एज। ये न्यूलिथिक एज के बाद आने वाला एक ट्रांजिशनल पीरियड था। ड्यूरिंग दिस इरा ह्यूमन बिगेन यूजिंग कॉपर एज अ मेटल इन एडिशन टू देयर स्टोन टूल। स्टोन टूल तो वो यूज करता ही करता था, उसने कॉपर को भी यूज करना शुरू कर दिया। दिस मार्क्ड द फर्स्ट टाइम मेटल वाज यूज। ये वो पहली बार था जब मानव ने मेटल यानी धातु का यूज किया, और पहली मेटल कौन सी थी जिसका यूज किया, वो थी कॉपर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग किस काल में होता था? इन विच पीरियड वर माइक्रोलिथिक टूल्स, या जिन्हें हम कह सकते हैं स्मॉल स्टोन टूल्स यूज्ड? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। और ये बात तो मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बता चुका हूं कि सूक्ष्म पाषाण औजार और सूक्ष्म पाषाण औजारों को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। ये माइक्रोलिथ से संबंधित क्वेश्चन पहले हो चुका है। इस माइक्रोलिथ का प्रयोग मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल में यानी मेसोलिथिक पीरियड में होता था। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज कब की गई? व्हेन वाज द भीमबेटका डिस्कवर्ड? भीमबेटका के बारे में आपको इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छी प्रकार से मैंने आपको ये बात बताई कि ये मध्य प्रदेश में है। अब यहां पर पूछा गया कि इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज हुई थी 1957-58 में, 1957-58 में। इस भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज हुई थी 1957-58 में, और इसकी खोज की थी भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी एंड हिज टाइम्स पुस्तक का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी एंड हिज टाइम्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जदुनाथ सरकार। आइए इनके बारे में जानते हैं। शिवाजी एंड हिज टाइम्स एक प्रसिद्ध किताब है जिसे सर जदुनाथ सरकार ने लिखा था। शिवाजी एंड हिज टाइम्स इज अ फेमस बुक रिटन बाय सर जदुनाथ सरकार। यह किताब छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनके शासन और उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है, और इस पुस्तक को बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है, यानी बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। यह किताब हमें शिवाजी महाराज की राजनीति, उनके युद्ध और प्रशासन के बारे में सही और विस्तृत जानकारी देती है। दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, हिज रीन एंड द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ हिज इरा। दिस बुक इज कंसिडर्ड हाईली ऑथेंटिक। इट प्रोवाइड्स अस विद एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट शिवाजी महाराज पॉलिटिक्स, वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सर जदुनाथ सरकार कौन थे? ये एक प्रतिष्ठित भारतीय इतिहासकार थे, और उन्हें मुगल और मराठा इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान था, कह सकते हैं विशेष ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल की अवधि, द पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक एज। अब यहां पर दिए हुए ऑप्शन देख लीजिए एक बार आप। 10 लाख से 1 लाख ईस्वी पूर्व, 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व, या 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। अब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर दिए गए ऑप्शंस में जो सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है वो ये डी ऑप्शन है। हम अभी थोड़ी देर पहले ही समझ चुके हैं कि पुरा पाषाण काल का जो टाइम माना जाता है, ज्यादातर इतिहासकारों ने वो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व, या कह सकते हैं 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना है। अब बाकी जो ये 3 ऑप्शंस हैं ये सुटेबल आंसर नहीं है। सबसे नजदीकी सुटेबल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो यही इसका सही उत्तर होगा। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि पुरा पाषाण काल की शुरुआत कहीं आपको 50 लाख साल पहले से लिखी मिलेगी, कहीं अज्ञात काल से यानी अननोन पीरियड से शुरुआत हुई मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकारों में मतभेद हैं, सबके अपने अलग अलग मत हैं, सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? ये वही क्वेश्चन है। इन विच टाइप ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर वर पीसेस ऑफ स्टोन अरेंज्ड इन अ सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव? तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बात समझा चुका हूं, इसका सही आंसर होगा संगोरावर्त यानी स्टोन सर्किल। अभी हमने महापाषाण को समझा, वहीं हमने इस बात को भी अच्छी प्रकार से समझा था। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सोहन संस्कृति को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सोहन कल्चर ऑल्सो कॉल्ड? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चॉपर चॉपिंग पेबल। सही आंसर क्या होगा इसका? चॉपर चॉपिंग पेबल। आइए इसके बारे में एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सोहन संस्कृति को चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति कहा जाता है, और यह संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है, और इसका जो ये नाम है सोहन संस्कृति, ये कैसे पड़ा है? इसका नाम पड़ा है सोहन नदी घाटी की वजह से, और ये सोहन नदी घाटी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इस सोहन नदी घाटी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जहां इसके औजार हमें सबसे पहले मिले थे। इसके औजार मुख्य रूप से पेबल कहते हैं नदी के गोल पत्थर को। तो ये नदी के गोल पत्थर से बनाए जाते थे, जहां चॉपर होता था पत्थर के एक तरफ तेज धार वाला औजार, और चॉपिंग होता था पत्थर के दोनों तरफ तेज धार वाला औजार। चॉपर तो होता था ऐसा टूल जो शार्प एज होता था केवल वन साइड से, और चॉपिंग होता था ऐसा टूल जो शार्प एज होता था दोनों साइड से। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण कालीन स्थल है विच इज या आर द न्यूलिथिक साइट या साइट्स इन इंडिया? तो ये तीनों के तीनों नवपाषाण कालीन स्थल हैं, यानी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। बुर्जहोम, कोल्डिहवा और गुफकराल,
ये भारत के महत्वपूर्ण नवपाषाण काल के स्थल हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुर्जहोम की, तो ये है जम्मू और कश्मीर में। यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ पर मिले हैं गड्ढे वाले घर और यहाँ पर पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। गुफकराल ये भी है जम्मू कश्मीर में, और इस गुफकराल का क्या मतलब होता है? कुम्हार की गुफा। इस गुफकराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा, और यहाँ से नवपाषाण काल के प्रारंभिक चरण से यानी स्टार्टिंग वाले पीरियड से लेकर के मध्यपाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं, जो कृषि यानी खेती और पशुपालन के विकास को दर्शाते हैं। अगला स्थान है कोल्डी हवा। यह है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी के पास, और यहाँ की विशेषता यह है कि यह प्राचीनतम कृषि साक्ष्यों में से एक है। हमें खेती के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं उनमें से एक है ये कोल्डी हवा, जहां लगभग 6500 ईस्वी पूर्व चावल अर्थात धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। सेम चीज यहाँ पर इंग्लिश में है, इसको देख लीजिएगा। बुर्जहोम, कोल्डी हवा एंड गुफकराल आर इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। बुर्जहोम ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से मिले हमें पिट ड्वेलिंग्स, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस ऑफ बरिंग डोमेस्टिकेटेड डॉग्स विद देयर ओनर्स। गुफकराल ये भी जम्मू और कश्मीर में है, और इसका जो मीनिंग है वो है केव ऑफ द पोटर। और गुफकराल से भी हमें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के प्रूफ मिले हैं। और कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश में है, बेलन घाटी में है, और यहाँ से हमें एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिले हैं, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, जहां सबसे मेन है राइस यानी पैडी कल्टीवेशन। और इस राइस की खेती के प्रूफ कितने पुराने हैं? लगभग 6500 वर्ष पुरानी प्रूफ मिले हैं। अगला क्वेश्चन है जोरवे संस्कृति का संबंध किस काल से है? द जोरवे कल्चर इज रिलेटेड टू विच पीरियड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक एज। जोरवे संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाण काल से है। ये भारत की सबसे प्रमुख ताम्रपाषाण काल वाली संस्कृतियों में से एक थी। यह मुख्य रूप से, यहाँ पर ये क्या गलत लगा हुआ है, ये होगा यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में केंद्रित थी, और महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में भी और महाराष्ट्र के डेक्कन एरिया में भी ये इनाम गांव, दायमाबाद और नेवासा जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं, जहां ये संस्कृति पाई जाती है। और इस संस्कृति के लोग तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, और विशेष प्रकार के काले पर लाल मृद भांड यानी ब्लैक ऑन रेड पोट्री। ये कैसे होते थे? ऐसे कुछ इस तरह के ब्लैक ऑन रेड पोट्री, अर्थात विशेष प्रकार के काले पर लाल मृद भांड का ये निर्माण करते थे। और इस संस्कृति के लोग कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंड करते थे और गांवों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, टू सिट नियर। इसके बारे में समझ लेते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, सिटिंग नियर। ये उपनिषद शब्द 3 संस्कृत तत्वों से बना है, या कह सकते हैं 3 संस्कृत शब्दों से बना है। उप का मतलब होता है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक या विनम्रता से, और सद का मतलब होता है बैठना। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब हुआ? किसी शिष्य का अपने गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। और यह ज्ञान मुख्य रूप से आत्मा का यानी स्वयं का और ब्रह्म का यानी परम सत्य का ज्ञान होता है। और यह ज्ञान गूढ़ दार्शनिक विषयों पर केंद्रित होता था। गूढ़ यानी बहुत ही गहरे और रहस्यात्मक दार्शनिक विषयों पर यह केंद्रित होता था। और जो उपनिषद होते हैं ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। जो वैदिक लिटरेचर है उसका लास्ट पार्ट है उपनिषद, इसलिए इनको वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है। और उपनिषदों को हिंदू दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है। ये जो उपनिषद हैं ये हिंदू दर्शन के, हिंदू फिलोसफी के फंडामेंटल सोर्स हैं, मूल सोर्स हैं, ओरिजिनल सोर्स हैं। देखो, जो मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कराई, इसका फायदा सीधा सीधा आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में मिलेगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में पहले, जैसे उपनिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये शॉर्ट में आया हुआ है। वेदांग ये वेरी शॉर्ट में आया हुआ है। तो यदि आप एमसीक्यू को भी अच्छे से देख रहे हैं तो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से मैंने हर क्वेश्चन के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी है वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो इस तरह हम कर चुके हैं यूनिट 1 के सारे एमसीक्यू, वो सारे एमसीक्यू जो अभी तक पूछे जा चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में बचता है वो ये है, जो पहले पूछा भी जा चुका है कि प्राचीन भारतीय स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ये परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। और शॉर्ट में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसके बाद जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और जो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस यूनिट 1 से उसको कर लेंगे। और अब आगे कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको क्लासेस दी जाएं, जिससे कि एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए। और इसके साथ साथ मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा जो पिछले कुछ वर्षों में आ चुके हैं, जिससे कि बिल्कुल लास्ट टाइम पर भी आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चंस को देख सकें और समझ सकें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।